डॉक्टर साहब मेरे कंधे में बहुत ज़्यादा दर्द है, मैं अपने कंधे को ऊपर उठा ही नहीं पाता। इस डायबिटीज़ ने तो मेरी तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हैं। फ्रेंड्स, इस कंप्लेंट को कहते हैं फ्रोजन शोल्डर। मैं डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव लाइव ब्लिस इस वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगा कि आखिर फ्रोजन शोल्डर डायबिटीज के पेशेंट्स में क्यों तकलीफ देता है और इस बीमारी को कैसे सही तरीके से डायग्नोस और ठीक किया जा सकता है। फ्रोजन शोल्डर एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें शोल्डर में स्टिफनेस आ जाती है और शोल्डर जॉइंट के मूवमेंट्स में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और पेशेंट को कई तरीके के डिस्कम्फर्ट होते हैं। फ्रोजन शोल्डर को साइंटिफिक लैंग्वेज में दोस्तों कहा जाता है एडेसिव कैप्सुलाइटिस। ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें शोल्डर जॉइंट का जो कनेक्टिव टिश्यू होता है इसके अंदर बहुत सारी स्वेलिंग आ जाती है और ये कनेक्टिव टिश्यू रिजिड हो जाता है। इनिशियल दिनों में शोल्डर जॉइंट का रेस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जैसे ही बीमारी प्रोग्रेस होती है और अगर पेशेंट की शुगर सही तरीके से कंट्रोल में नहीं है तो बहुत बार पेशेंट को दिन के रेगुलर टास्क करने में भी तकलीफ होने लगती है और ओवर ए पीरियड बीमारी की सिवियरिटी बढ़ने लगती है। फ्रोजन शोल्डर का डिस्कशन आगे बढ़ाने से पहले जान लेते हैं कि हमारे शोल्डर जॉइंट का आखिर स्ट्रक्चर कैसा होता है। हमारा जो शोल्डर जॉइंट होता है इसमें बोन्स, जॉइंट्स और लिगामेंट्स होते हैं। ये एक कैप्सूल के अराउंड रैप होते हैं। इन अ नॉर्मल केस ये जो कैप्सूल होता है ये सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन फ्रोजन शोल्डर जैसी बीमारी में क्या होने लगता है कि ये कैप्सूल टाइट हो जाता है और मोटा भी हो जाता है, जिसकी वजह से इवेंचुअली शोल्डर जॉइंट के मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्ट होने लगते हैं। जान लेते हैं कि डायबिटीज के पेशेंट्स का फ्रोजन शोल्डर के साथ आखिर क्या कनेक्शन होता है। वो डायबिटीज के पेशेंट्स जिन्हें लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज होता है या वो डायबिटीज के पेशेंट जिनकी उम्र ज्यादा होती है, ऐसे लोगों में फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसा कि हम हमारे प्रीवियस मल्टीपल वीडियोस में बता चुके हैं कि जो डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं ऐसे लोगों में AGE या एडवांस्ड ग्लाइकोसिलेशन एंड प्रोडक्ट्स नाम के कुछ केमिकल्स बॉडी में सर्कुलेट हो रहे होते हैं। अब ये जो केमिकल्स होते हैं ये हमारे जो शोल्डर जॉइंट की जो कैप्सूल होती है उसके स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, जिसकी वजह से वो कैप्सूल स्टिकी हो जाती है, टाइट हो जाती है और थोड़ी मोटी भी हो जाती है। अल्टीमेटली इन तीनों चीज़ों की वजह से हमारे शोल्डर जॉइंट का मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्ट होने लगता है। डायबिटीज़ के साथ साथ फ्रोजन शोल्डर के कुछ अलग कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि मेल्स के कंपैरिजन में फीमेल्स में ये ज़्यादा मात्रा में देखा जाता है, स्पेशली वो फीमेल्स जिनकी एज 40 से 60 के बीच में है। सेकेंड कैटेगरी होती है वो पेशेंट्स की जिन्हें रोटेटर कफ की इंजरी हुई हो और थर्ड कैटेगरी होती है वो पेशेंट्स की जिन्हें प्रोलॉन्ग पीरियड तक शोल्डर को इमोबिलाइजेशन किया हो, जैसे कि प्लास्टर या कास्ट लगाया हो। लेट्स अंडरस्टैंड कि फ्रोजन शोल्डर का आखिर डायग्नोसिस डॉक्टर्स कैसे करते हैं। फॉर्चुनेटली फ्रोजन शोल्डर का डायग्नोसिस करने के लिए किसी भी टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब भी पेशेंट्स अपनी तकलीफ के इवैल्यूएशन के लिए डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, डॉक्टर दो टाइप के मूवमेंट्स चेक करते हैं। एक्टिव मूवमेंट्स यानी कि वो देखते हैं कि पेशेंट्स खुद से अपना कंधा कितना ऊपर तक लेके जा सकते हैं, और दूसरे होते हैं पैसिव मूवमेंट जिसमें डॉक्टर खुद अपने हाथ से पेशेंट का कंधा उठा के चेक करते हैं कि रेंज ऑफ मोशन कितनी डिफेक्टिव है। अब बात करते हैं फ्रोजन शोल्डर के ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे पहला और मेन स्टे होता है NSAID या पेन किलर्स, जो शॉर्ट टर्म के लिए पेशेंट्स को दिए जाते हैं। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फ्रोजन शोल्डर ट्रीटमेंट इज फिजियोथेरेपी। फ्रेंड्स, फिजियोथेरेपी एक ऐसी अकेली चीज है जो सिंगल हैंडेडली फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ को मैक्सिमम पेशेंट्स में पूरी तरीके से ठीक कर सकती है। लेकिन एक कॉमन गलती जो मैं पेशेंट्स को करते हुए देखता हूं और जो मोस्टली ऑर्थोपेडिक सर्जन्स भी रेगुलरली देखते हैं वो ये कि कुछ दिनों की फिजियोथेरेपी के बाद पेशेंट्स ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। लेकिन पेशेंट्स को ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फ्रोजन शोल्डर एक क्रॉनिक कंडीशन है जिसमें फिजियोथेरेपी कुछ हफ्ते, कुछ महीने या कई केसेस में तो कुछ सालों तक भी करना पड़ती है। अगला ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है स्टेरॉयड इंजेक्शन, जिसको सुनते ही मैक्सिमम पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है। लेकिन फ्रेंड्स याद रखिए, स्टेरॉयड इंजेक्शन एक प्रूवन थेरेपी है और साइंटिफिकली अप्रूव्ड थेरेपी है फ्रोजन शोल्डर के ट्रीटमेंट के लिए। ऐसे टाइम पर एक ही चीज़ याद रखना है कि जब भी स्टेरॉयड इंजेक्शन दिया जाए आपकी शुगर्स का टाइट कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैक्सिमम पेशेंट्स में ये तीन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन काम तो कर जाता है, लेकिन कुछ रेयर एक्सेप्शंस होते हैं जिनमें एडिशनल चीज़ें जैसे कि ओपन कैप्सुलर रिलीज या आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी का इस्तेमाल करना पड़ता है।
फ्रेंड्स, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो फ्रोजन शोल्डर को होने से प्रिवेंट कर सकती हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है अपनी शुगर का टाइट कंट्रोल रखना, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने आप को हमेशा फिजिकली एक्टिव रखना। और स्पेशली डायबिटीज़ पेशेंट्स को मैं एज अ फिजिशियन सलाह देता हूं कि हमेशा शोल्डर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करते रहें, जिससे उनका शोल्डर स्ट्रांग तो रहे ही, लेकिन रेंज ऑफ मूवमेंट्स भी कभी रेस्ट्रिक्ट ना हो। एज अ डॉक्टर आई कैन अंडरस्टैंड द पेशेंट्स plight। फ्रोजन शोल्डर कभी कभी पेशेंट्स की लाइफ बहुत ज़्यादा मिजरेबल बना देता है, बिकॉज ये एक ऐसी बीमारी है जिसको लंबा टाइम लगता है ठीक होने के लिए। लेकिन अगर वीडियो में बताए गए सभी प्रिकॉशंस को पेशेंट्स फॉलो करेंगे तो वो फ्रोजन शोल्डर जैसी बीमारी को भी आसानी से मात दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको या आपकी फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स में से किसी को भी फ्रोजन शोल्डर की बीमारी है तो उनके साथ ये वीडियो अवश्य शेयर कीजिए। और एक बात हमेशा याद रखिए कि जब भी बीमारी की शुरुआत हो, जल्द से जल्द आपके ट्रीटिंग फिजिशियन या ट्रीटिंग ऑर्थोपेडिक सर्जन को अर्जेंटली कॉन्टैक्ट कीजिए।